नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। कल दिल्ली में लाल किले के पास में हुए धमाके ने पूरे भारत सहित दुनिया को हिला डाला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ चंद्रशेखर त्रिशूल और साथ में डिप्टी एडिटर इन चीफ राघव शर्मा। बात करते हैं इन धमाकों के बारे में और किस तरह से ये इस तरह के धमाके होते हैं, सरकार क्या करती है, किस तरह से विपक्ष इन पे बोलता है। आइए जानते हैं। चंद्रशेखर जी आपका और राघव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा धमाका होता है और उसका कनेक्शन इस तरह से बैठता है कि सुबह 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, 2900 किलो उनके पास आरडीएक्स मिलता है और शाम को ही धमाके उड़ाते हैं। क्या ये चेतावनी है कि आपने हमारे 3 लोगों को पकड़ा है और उसके बदले में हमने ये किया है? क्या इससे कनेक्टेड हो सकता है ये? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें, 6:52 का समय, गहमा गहमी का माहौल, ऐतिहासिक धरोहर लाल किला, उसके रेडियस के अंदर करीब 300 मीटर पे जी पाकी के अंदर गाड़ी खड़ी रहती है। आतंकी गाड़ी के अंदर सवार रहता है, 3 से 4 घंटे उतरता नहीं है और शायद उस पल का वेट कि उसके आका उसको कुछ सिग्नल देना चाह रहे हैं, उसको आदेश देना चाह रहे हैं। जब भी वो मिलता है निकलते हैं और एक भयानक ब्लास्ट जिसकी गूंज करीबन 1 किलोमीटर तक जाती है। और एरिया आप देखिए, चुना गया जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास का इलाका, ऐतिहासिक इमारत लाल किला, जहाँ से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं, यानी देश की छाती, एक ऐसी इम्पोर्टेंट जगह। मामला साफ है, रेकी करी गई है, प्रॉपर्ली एक घाव देने की कोशिश की गई है। 10/11 हम इसको नाम दे रहे हैं। 9/11 कहीं याद दिलाने की कोशिश करी हो, कुछ और बड़ा करने की कोशिश जो है जारी थी, वो तो शुक्र मनाओ हमारी जांच एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सभी विभाग जो हैं, खुफिया विभाग, उनकी तत्परता, उनकी सतर्कता के दिन में फरीदाबाद के अंदर आतंकियों को घेर के पकड़ते हैं। जो उनका मास्टर प्लान था, जो धमाके सिलसिलेवार करने की उनकी कोशिशें थी, उसको नाकाम किया जाता है। लेकिन वो आतंकी जो अपने आकाओं से लगातार इंस्ट्रक्शन ले रहा था, वो इस आपाधापी के अंदर कि प्लान फेल हो चुका है, कुछ तो करना है, वो आत्मघाती धमाका कर ही देता है। जी पूरी कहानी, पूरा सिनेरियो जिस तरह से दिख रहा है, जिस तरह से स्पष्टता आ रही है कि हिंदुस्तान की सरजमी पे, हिंदुस्तान के सीने पे अभी भी जख्म देने को तैयार है, अभी भी हिंदुस्तान के आगे माथा नहीं टेक रहे, हिंदुस्तान से आंख में आंख डाल के बात करने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, आज का हिंदुस्तान है। पहले का हिंदुस्तान भी नहीं डरता था और ये तो आज का हिंदुस्तान है, ये तो बिल्कुल नहीं डरता। वो जवाब देने को हमेशा तैयार है, सुरक्षा एजेंसियां तैयार है, पूरा देश तैयार है, सब लोग तैयार हैं। बहरहाल मामले में अभी 13 लोग और मर चुके, 13 लोग के मृत्यु की जो है पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है इस पूरे मामले में, डेटोनेटर वहाँ पे मिला है, जांच जो हुई है वहाँ पे डेटोनेटर बरामद हुआ है। आरडीएक्स के सर कुछ भी क्लूज अभी तक नहीं मिले हैं उसके अंदर। एक नए तरीके से जो भी एक्सप्लोजिव था उनके पास में, उससे धमाका किया गया ताकि कोई निशान ना रहे, निशानदेही ना रहे। जो आतंकी मारा गया, डीएनए टेस्ट हुआ उसका, उसके परिवार वालों को अरेस्ट किया गया है। तो अभी और भी परतें जो है खुलनी अभी बाकी है। बहुत सी चीज़ें जो है इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरी जो घटनाक्रम है उसके अंदर और भी काफ़ी नई चीज़ें जो है अब निकल के आने वाली है। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक अपने सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने एक बयान दे दिया। इस एक तरीके से देखा जाए तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है जो ब्लास्ट हुआ है, और उन्होंने प्रधानमंत्री को घेर लिया इस बारे में। उन्होंने घेरते हुए बोला कि अगर वो सीज फायर का ऐलान नहीं करते तो आतंकियों का मनोबल नहीं बढ़ता। क्या कहना चाहेंगे संवेदनशील मुद्दे पर? जब राजनीति खेली जाती है तो कितनी सही है? देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पे ऐसे टक 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 करके बजा और छपा, और ये हर भारतीय के मन में हुआ विस्फोट था जी। पीड़ा किसको नहीं हुई? पीड़ा सबको हुई। और मैं भी सोच रहा था कि ये हुआ कैसे, ये क्या हो गया।
तो फिर एक दिमाग में एक विचार हम करते हैं, लिखते हैं सब, तो मुझे एक पंक्ति बनी कि दिल करता है वर्तमान को लौह पुरुष लिख देने का। पर मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा, ये सवाल हमारे सबके ऊपर है कि दिल करता है वर्तमान को लौह पुरुष लिख देने का। पर मैं लौह पुरुष लिखना चाहता हूँ वर्तमान को, और मैं नहीं लिखना चाहता 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नया भारत लिखना चाहता है लौह पुरुष वर्तमान भारत को, कि दिल करता है वर्तमान को लौह पुरुष लिख देने का। पर भारत माँ के घाव देखकर जुबां मौन रह जाती है, भारत माँ के घाव देखकर जुबां मौन रह जाती है। मैं भी पीड़ित हुआ, और वहाँ जो भी मरे हैं सब हिंदुस्तान का ही तो परिवार है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, और अगर इस सरकार के सामने बुलंद हैं तो निश्चित रूप से उनकी बुलंदियों को जमींदोज करने के लिए पूरी सरकार, पूरा देश एकजुट है। और आज संजय सिंह हैं या कोई भी हैं, मैं सकारात्मक भाव से इस बात को सोचता हूं कि पीड़ा उनके मन में भी हुई होगी, बतौर विपक्ष उनकी बात को किसी तरह से, देखिए परिवार के पिता हैं, इस पूरे भारत के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो परिवार के मुखिया होने के नाते हर एक पीड़ित व्यक्ति अपने अपने, हो सकता है हालांकि उनकी भाषा समृद्ध है, संसद में वो गंभीरता से जवाब देते रहे, हर एक मुद्दे पर गंभीरता से संवेदनशील भाषा का परिचय देते रहे, लेकिन अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो ये ना मीडिया के लिए, ये ना किसी राजनीतिज्ञों के लिए, और ना हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के लिए बुरा बोलने का समय है जी। आप अपनी सरकार के साथ खड़े रहिए। जब हिंदुस्तान के नए भारत के दिल में विस्फोट, इसे आप मानिए नए भारत के दिल का विस्फोट है। अगर जी बिल्कुल, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंच गई थी, अगर आतंकी मॉड्यूल को ढूंढा जा रहा था, तो निश्चित रूप से एजेंसियां सतर्क थी, लेकिन बावजूद इसके घटना घटी। किसी जवाब की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली से जवाब जाएगा, मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं है, मुझे लगता है किसी शब्दकोश का विषय नहीं कि मैं शब्दों के कहीं मेरे पास भी शब्दों का बहुत बड़ा माया जाल है, मैं उस शब्दों के माया जाल में किसी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दूं। लेकिन हाँ, इतना तो मैं कहूँगा कि हर एक भारतीय पीड़ित है, हर एक भारतीय का मनोबल इससे कहीं ना कहीं टूटता है, और उस मनोबल को पूरी तरह खड़ा करने के लिए वर्तमान की सरकार को, जो दुष्ट पाकिस्तान है, जो शत्रु पाकिस्तान है, जो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ पाकिस्तान है, उसको बताना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। और ये देखिए भाई, उन्होंने छोटा सा घाव दिया है, लेकिन जब भारत का घाव उनको होगा, अब आप जब ये खबर सियासी गलियारों में, और ये खबर पूरे भारत के अंतर्मन में चल रही, सियासी गलियारों में नहीं, भारत के अंतर्मन में ये विस्फोट जब चल रहा है, तो आप खबर ये भी सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर रहने वाली सेना को अलर्ट कर दिया है, और पाकिस्तान की सेना आसमान में तो रहती नहीं है, पाकिस्तान की सेना पाताल में घुसी हुई रहती है। ऐसे टाइम पे और पाताल में घुस गई होगी। मनोबल, यहाँ हमारे 13 भारतीय मरे हैं, हमने क्षति 13 भारतीयों को हुई है, वहाँ पूरी पाकिस्तान की सेना का मनोबल टूटा पड़ा है कि भारत रात को जाने क्या कर दे, रात भर जागे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दौर निंदाओं का नहीं है, ये दौर कठोर कार्रवाई का है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत को ये बताना चाहिए आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दुनिया के बड़े विश्व मंच पे ये ऐलान करना चाहिए कि एक भारतीय और 13 भारतीय और 140 करोड़ भारतीय, हम सब एक बराबर हैं। अगर एक पे हमला होता है तो हम सब पे हमला है, उसका जवाब हम पूरी तरह से देंगे। और अभी रिपोर्ट आने दीजिए, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, हमें इंतजार करना होगा। हमसे ज़्यादा गंभीर हमारे देश की एजेंसियां हैं, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उन पर किसी तरह का सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। मेरी बड़ी हार्दिक विनम्र अपील है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी संयम बरतते हुए,
एक बार हमें जवाब की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है बेहतर तरीके से किसका इलाज करना है। निश्चित तौर पर सर की ही बात को मैं और कंटिन्यू करना चाहूँगा। बड़ी अच्छी बातें जो है चंद्रशेखर सर ने कही, एक लंबा अनुभव जो है पत्रकारिता का इनको है, काफ़ी चीज़ें आपने देखी। हिंदुस्तान की भी एक वानगी देखे, हिंदुस्तान के लोगों के, हिंदुस्तान की जनता की रवानगी हम कहेंगे वो देखे। इतने बड़े बड़े घाव मिले हिंदुस्तान को, लेकिन सब एक है, उस घाव को भर दिया। मुझे एक बात याद आती है, मार्च 2022 के अंदर जब हरियाणा में आर्मी कंटेनमेंट से बताया गया कि एक मिसाइल गलती से दब गई और वो ऐसी जगह जाके गिरी जहाँ वहीं गिरना था उसको, जी वो वहाँ पे जाके गिरी, एक माफ़ीनामा दिया गया, गलती से हो गई, वो मान लिया ठीक है। तो जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, सोमवार को शाम को 6:15 बजे 6:52 पे विस्फोट हो गया और चीज़ हो गई, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की नींद खराब होना लाजमी है। उसकी सेना की, वहाँ के लोगों की, वहाँ की जनता की, सबकी नींद खराब होना लाजमी है, होनी चाहिए। और भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसी, भारतीय सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। सभी लोग लगे हुए हैं। अभी 10 से 12 घंटों के अंदर, 16 घंटों के अंदर जो है इतने आगे तक जो है नतीजे पे सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है। तबातोड़ जो है छापेमारी लगातार जारी है। जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, आपराधिक गतिविधियां हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है, मालूमात की जा रही है। इस हमले में जो संदिग्ध पहले भी थे या आसपास जो लोग इस मामले में जुड़ाव जहाँ जहाँ दिख रहा था, चाहे फरीदाबाद में उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन हो या परिवार वाले लोग हो, कोई भी हो, सबको ट्रेस आउट करके राउंड अप कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। अब मास्टरमाइंड कौन कौन थे, क्या क्या चीज़ें थी, उसके ऊपर जो है बात आनी बाकी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, ISKP जो नया नाम, पुराना नाम है हालांकि नया नहीं, लेकिन अमूमन सुनने को नहीं मिलता था, आतंकवादी गतिविधियां होती थी। इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जो IS की दक्षिण एशिया की शाखा है, इसका अचानक एक्टिवेट होना, तो हम ये इस बात से कयास लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंकी संगठन जो है, जो दुश्मन देश हैं, वो लगातार पीछे नहीं हट रहे, वो रेकी पे रेकी कर रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं और भी तरह के कुछ मास्टर प्लान्स तैयार होंगे। वो भला हो भारत देश की खुफिया एजेंसीज का, NIA का और सुरक्षा एजेंसियों का, जिन्होंने अभी तक भारत की जनता को बचा रखा है। अब राघव जी बात करें उस गाड़ी के बारे में जिससे ब्लास्ट हुआ। कहा जा रहा है कि पुलवामा में शाहरुख सलमान नामक किसी व्यक्ति ने बेची थी उसको। तो देखा जाए तो पुलवामा अटैक हुआ, कहीं तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान एक्टिव भी हो गया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर 3 बार गाड़ी बेची गई, 3 बार गाड़ी बेची गई, बिल्कुल। लास्ट में जो पुलवामा के अंदर जाके तार जुड़ रहे थे वहाँ से, अच्छा जो जांच एजेंसियां हैं वो वहाँ तक पहले भी पहुँच रही थी जी, लेकिन जब शाम को धमाका हुआ, अच्छा ये भी देखिए, एक मतलब एक तरह से हम कहें कि भगवान ने ही बताया, वो आतंकी डर गया और उसने खुद का धमाका कर लिया, खुद को मौत के घाट उतार दिया और वहाँ गाड़ी का चेचिस नंबर वगैरह सब चीज़ें जुटाई और फिर आगे तार पहुँचा दिए। जो मृत हुआ आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कार चला रहा था, उसके जो भाई हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा नहीं वो तो क्रिकेट का शौकीन व्यक्ति था, इस तरह के आतंकी गतिविधियों के अंदर लिप्त नहीं था। बिल्कुल। मैं कल अभी एक डिस्कशन देख रहा था, कल और भी मेरी 2-3 जगह बात हुई थी सर, एक बड़ा ही विचित्र संयोग जो है देखने को मिला, सुनने को मिला कि जो आतंकवादी संगठन है अब डॉक्टर्स की लॉबी जो लेके है ना, उसको लेके वर्किंग कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, डिग्रीधारी हैं जी, सब बिल्कुल लोग डिग्रीधारी हैं सब लोग। वो डॉक्टर्स हैं, सफ़ेद पोश, वाइट कॉलर क्रिमिनल, वाइट कॉलर एक्टिविटीज़ जो हैं, अब उसके ज़रिए हमला करने की कोशिश, भारत को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश, भारत को आंख दिखाने की कोशिश, भारत को ललकारने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इसके अंदर जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को लेके, इस पूरे वाक़े को लेके, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही, जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही है, जिस तरह के मौके हम देख रहे हैं, इनको लेके अब जो है भारत को
तटस्थ होना पड़ेगा। भारत के सामने एक नई समस्या बन के उभरी है, जी। पढ़े लिखे लोग। हालांकि इससे पहले भी जो अमेरिका के अंदर विमान हादसा हुआ था उसमें भी सब ट्रेंड पायलट थे, सब पढ़े लिखे थे, लेकिन भारत देश के अंदर इतने एजुकेटेड होने के बाद में फिर आतंकी बन के भेजना, ये एक नया विषय हो चुका है, नई तरह की तरजीह हो चुकी है, नई चीज़ें हो चुकी है। हालांकि ट्रेनिंग लेके आते हैं, ब्लास्ट करना इनको आता है, बम बनाना इनको आता है, आतंकवादी गतिविधियां फैलाना इनको आता है, बंदूकें चलाना इनको आता है, हर ऑटोमेटिक राइफल चलाना इनको आता है, बड़े से बड़े हथियार चलाने इनको आते हैं। लेकिन एक प्रॉपरली जिस तरीके से अभी विस्फोट को अंजाम दिया गया, मैंने अलग से पॉइंट्स लिखे थे कि अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, इनको ये बरामद किए गए और डेटोनेटर अलग से बरामद हुआ। उनको राघव केमिकल की अच्छी समझ होती है, जी। बिल्कुल। और उनको चीज़ों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि पढ़ा लिखा आदमी अवेयर होता है, वो लॉ के बारे में जानता है, वो एक्ट के बारे में जानता है, वो वर्तमान जो साइबर युग है उससे भली भांति परिचित है। मगर मैं एक बात आपको कहूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि इस देश में कोई जिन्ना पैदा हो जाएगा, जी तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी बिल्कुल। पूरे देश में मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं जो इस देश के लिए खिलाफ सोच सकते हैं, वो नमक हराम लोग कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस देश में जिन्ना पैदा हो जाएगा ये भूल जाएं। ये नया भारत है, हम चुन चुन के, मैं तो खुद, कौन ऐसा भारतीय नहीं है जो अपने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हम हर भारतीय अपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरी दुनिया से कहना चाहते हैं, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया से, भाई मैं अपने देश की तरफ से कह रहा हूं कि भारत का कोई आक्रमणकारी इतिहास नहीं, जी और भारत ने पूरी दुनिया की शान बना रखी है। भारत का ऐसा इतिहास के सामंजस्य का, मित्रता का, शत्रुता का हमारा कोई कहीं पैमाना नहीं। अब किसी को मिट जाने की ख्वाहिश है और उनको ये करना है कि हम बलूचिस्तान और सिंध और ये कराची, इस्लामाबाद, ये सब तीनों अलग अलग करेंगे, भाई हम चैन से नहीं रहेंगे। तो वो कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान अपनी कब्र खोद रहा है, जी किसी की नहीं खोद रहा। आप समझिए, अमेरिका ने कहा कि भैया आतंकवाद मत करो, लेकिन हाफिज सईद के मदरसों को दोबारा फंडिंग पाकिस्तान ने कर दी, उनके मदरसों की दीवार बनाना शुरू कर दिया। मदरसे थोड़ी हैं, वो तो आतंकवादी कैंप हैं हाफिज सईद के। हाफिज सईद उनके पिताजी हैं, नए पाकिस्तान के नए जिन्ना हैं वो, तो उनको लगता है कि भाई ये हमारे पिताजी हमें बचा लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। आप समझिए, भारत बहुत वृहद हो चुका है। मैं आपको कह रहा था ना कि कंधे से कंधा अड़ता है, पुतिन हमारे साथी हैं, जी और इससे ज़्यादा क्या ताकत है बीजिंग लिखता पाती है, और टैरिफ वाली ट्रंप बोलियां कोरी गीदड़ धमकी है, और चिड़ियों वाले दिन बीते भारत सोने का हाथी है। तो ये भारत सोने का हाथी है, कुचल के फेंक देगा हम। जी। आप समझिए, लोग कहने सुनने में कहते हैं, लेकिन सच बता दें कि अगर एक बार ऐसे ही बहुत जोर से शोर भी कर दिया जाए तो पाकिस्तान एक बार, आप समझिए ना, पूरे पाकिस्तान में भय का माहौल है इस समय। वो ये सोच रहे हैं कि विस्फोट दिल्ली में हुआ है और उनकी पूरी डर के मारे ऐसी तैसी हुई पड़ी रात भर से। तो बदला तो लिया जाएगा। सरकार ऐसी नहीं है कि जो बैठ के आराम से देखे तमाशा। तमाशा किसी सरकार ने नहीं देखा। जब जब भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े हुए, जब जब भारत की अखंडता को खंड खंड करने की कोशिश हुई, तब तब भारत की सरकारों ने शक्तिशाली प्रदर्शन किया है। और आने दीजिए, एक बार कागज पे आने दीजिए, डीएनए की जांच होने दीजिए, अलग अलग कर देंगे डीएनए को। भारत सरकार, भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत की सेनाएं इतनी ताकतवर हैं, सारा डीएनए ऐसे छांट के रख देंगे कि भाई साहब ये डीएनए फिर उस डीएनए में कभी मिल ही नहीं पाएगा। जी, निश्चित तौर पे आतंक का ए तो निकाल के ही रहेंगे। और- आज प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया। और आप समझिए ना, ये क्या कहेंगे, विस्फोट थोड़ी है, तो कायराना हरकत है। आप बिल्कुल। किसी के बीवी बच्चे, किसी के कहीं किसी को अगर हत्या के लिए सोच रहे हैं कि भाई उसको आप मार देंगे, आप कितने नृशंस हो चुके हैं।
और आपकी सोच कितनी नृशंस है। और अगर ऐसा विचार है तो ये विश्व कल्याण के लिए तो बहुत घातक है। ये पूरे विश्व को सोचना होगा कि ये पूरे, अगर हम विश्व को बचाना चाहते हैं तो ये तो बारूद के ढेर पर बैठे हुए लोग हैं, उनको बारूद में ख़त्म कर दो, मिटा दो। तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, ऐसा पाकिस्तान खुद कर रहा है कि मेरा बलूचिस्तान अलग हो जाए, हमारा सिंध अलग हो जाए, वो खुद कर रहे हैं और उनको भड़बड़ी है, इसलिए वो हमारे यहाँ कुछ लोग तैयार करके भेज देते हैं। अब थोड़ा बहुत घाव तो होता है, लेकिन अगर हम मातम मनाने लग गए तो कुछ और दौर होगा। लेकिन हमारे सैनिक भी तो सेना के सीमा पर शहीद होते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे ये लोग शहीद हुए, इनकी शहादत का बदला हिंदुस्तान की सरकार लेगी, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। तो ट्रम्प चाचा क्या चूरण बेचते हैं ना उनको बार बार नया नया लाके, तो इस कारण से पाकिस्तान चूरण खा के थोड़ा ताकत में आ जाता है। वो देखता है कि पीछे बचा लिया जाएगा, लेकिन वो खुद नहीं जानता कि ये दो मुंही ताकत और है। बयान गंभीरता से देने पड़ेंगे सबको, क्योंकि जब भी ऐसी कोई परिवार में कोई विपदा है तो मुझे लगता है कि परिवार के सभी धड़ों को अपनी बुद्धि का परिचय न देके अपनी संवेदना का परिचय देना चाहिए और एक हो जाना चाहिए, ताकि दुनिया में ये न कोई मैसेज जाए कि क्या संजय सिंह बोल रहे हैं और कौन कहाँ पे कौन बोल रहा है। पूरी दुनिया को लगना चाहिए कि भारत देखिए ये अद्भुत क्षमता वाला देश है कि इतने करोड़ों अरबों लोग रह रहे हैं और सब लोग एक है, सरकार के साथ है। ये तो बहुत बड़ी बात है और ये तो पहले से ही चल रहा है ना। लगातार कह रहे थे कि भाई देखो आप नेपाल में किस तरह की क्रांति हुई, ये क्रांति थोड़ी थी, ये तो बाहर से अलगाव पैदा करने के लिए फंडिंग की गई थी बिल्कुल। और मतलब वो सब ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो चल रहा है, जो ये आतंकी मॉड्यूल है, वो ये है कि जो जिस कंट्री का चेस्ट है उसको खत्म कर दो, उसको तोड़ दो। काठमांडू में आंदोलन हुआ, आप देखिए बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, मतलब आप समझिए कि पेरिस को डिजाइन का और कपड़े का बड़ा वो गढ़ कहा जाता पूरी दुनिया का। बांग्लादेश ने तरक्की कर ली थी भाई, जूट कॉटन उनका पूरी दुनिया में चल रहा था। लेकिन है ना कि भाई कैसे आप समझिए, किसी को तो व्यंजन उनको पसंद ही नहीं है, उनको तो भिष्टा ही पसंद है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो तोड़ के रहेंगे। तो अब ये लगता है कि बार बार हमारे राजनेता भी कह देते हैं, जैन जी भारत में नहीं चलेगा, ये भारत में नहीं चलेगा, ये भारत में कोई आंदोलन भारत के खिलाफ नहीं हो सकता। भारत में छुपके कोई भी भारत के खिलाफ हो जाए, सीना तान के भारत के सामने नहीं आ सकता, भारत के भीतर रह के, क्योंकि उसको सेना कुछ नहीं करेगी, उसको पुलिस कुछ नहीं करेगी, उसको सरकार कुछ नहीं करेगी, उसको लोग मार देंगे, भारत के खिलाफ होगा। इतना तेवर, इतनी देशभक्ति तो हमारे अंदर इंजेक्ट है। तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, प्रियंका जी सब देख रहे हैं। तो ये गंभीरता से मैं जितनी भी बात कह रहा हूं वो सब हम लोगों में जब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो लोगों में ये जाना चाहिए कि भाई आरोप लगाना बहुत बड़ी सब, आप अभी घर चलाएंगे तो आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे जी। मैं किसी सरकार की फेस सेविंग नहीं कर रहा, आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे, ये घर चलाएंगे इनके ऊपर आरोप लग जाएंगे। अभी मान लीजिए भाजपा घर चला रही है तो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लोगों ने आप समझिए, अच्छा ये सोशल मीडिया है, ये तो आप समझिए कि बिल्कुल रात भर से उल्टी कर रहा है। मेरे को इतने घृणित शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि रात भर से अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं सब लोग। तो करने से और नहीं करने से क्या हो जाएगा, सरकार तो उतनी गंभीर है अपने देश के प्रति। ये वो थोड़ी है कोई कि हम अपना भूखंड दे देंगे, हम अपना ये दे देंगे, हम अपने पीछे हट जाएंगे। हम आप समझिए अमेरिका से पंगा ले रखा है हमने टैरिफ पे। कौन पाकिस्तान है? इतना सा पाकिस्तान, इतना सा पाकिस्तान। हमने गलवान में 3 साल से सेना खड़ी कर रखी है, इतना बड़ा बीजिंग। गलवान में 3 साल से हम मीटिंग कर रहे हैं। भाई साहब, कारोबार की जगह, संप्रभुता की जगह, और बीजिंग भी ना सोचे और वाशिंगटन भी ना सोचे कि भारत से, दिल्ली से इतना घाव हुआ है, इतना बड़ा जख्म होगा सीमा के पार। जब होगा तब पता चलेगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जो लोग जिम्मेदार हैं ना, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं उनको ये भरोसा, हम सब भारतवासियों को भरोसा देना चाहिए कि हम सब आपके साथ। जी,
राघव जी और चंद्रशेखर जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने पूरा युवाओं के अंदर भी जोश भरा होगा आप लोग की इन बातों से कि किस तरह से संयम बरतना है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से हमारी सेना काम में लगी हुई है। चलिए हम आपसे भी इजाज़त लेते हैं। आपका बने रहने के लिए भी धन्यवाद। नमस्कार।